तो दोस्तों, बड़ी अच्छी बात कही है अभी उमेश भाई ने। कोई चारा नहीं मीटिंग और दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं फेलोशिप और खुदा के सिवा। वाह वाह। बहुत बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। तो बिल्कुल कुछ लोग क्या है, अपने एक ही लोग कुछ बोलते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एक नया शब्द जो उन्होंने मीटिंग जोड़ा तो मैंने फेलोशिप जोड़ दिया। ये इंस्पिरेशन अपने को ए में मिलती रहती है। और वैसे तो बहुत सारे शेर मैंने सुनाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इसी शेर पर मैं देता हूँ और इसी को पकड़ा उमेश ने। ये बड़ी अच्छी बात है, खुदा वाला शेर पकड़ा है। चालू शेर लोग पकड़ लेते हैं, खुदा वाला शेर नहीं पकड़ते। खुदा का शेर पकड़ लिया, बड़ा मीनिंग है इसमें। तो और यही उसके शेयरिंग में मिली, अनूप के शेयरिंग में। तो अनूप से तो मैं कहूंगा कि भाई बहुत अच्छी शुरुआत है उनकी। अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में अगर अपनी स्लिप हो गई है तो हमने कोई क्राइम नहीं किया है, प्रोवाइडेड हम आज से एक नया जीवन शुरू करते हैं तो भगवान पुराने पाप पूरे माफ कर देता है। और ए में आने के बाद में स्लिप हो जाना ये मामूली बात है, क्योंकि मैं भी अपने जमाने का स्लिप किंग हूँ। तो स्लिप होना मामूली बात है, लेकिन फिर से सोबर हो जाने के बाद में नेगेटिव विचारों के द्वारा खुद को तकलीफ देते रहना ये बहुत बड़ा क्राइम है। जिस शख्स को भगवान ने माफ कर दिया है उसको मैं तकलीफ क्यों दे रहा हूँ, इसके ऊपर चिंतन मनन करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा हो गया कि भाई मेरे शेयरिंग के पहले अनूप का शेयरिंग उन्होंने करवा लिया। ये मीटिंग को ईश्वर ही चलाता है। मेरे से मैं मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा है और मैं हर रोज सोचता हूँ यार अपन कम से कम कोई ए मेंबर का दिल दुखाएंगे नहीं। लेकिन इसमें घड़ी घड़ी मेरी स्लिप होते जाती है, किसी न किसी का दिल दुखी जाता है, किसी न किसी का दिल में दुखाई देता हूँ। क्योंकि अहंकार ऐसा भारी है मेरे ऊपर में कि कुछ ना कुछ मैं ऐसी हरकत कर ही देता हूँ जिससे कोई ए मेंबर का दिल टूट जाता है। फिर मैं उसी बात को लेके अपने आप को तकलीफ नहीं देते रहता हूँ। और यार मैं अभी समझ जाओ उससे माफी मांगता हूँ या मैं उसको माफ करता हूँ और उसके ऊपर जलना बंद करता हूँ, उसके ऊपर रिजेंटमेंट करना बंद करता हूँ और उसके लिए प्रार्थना अगर मैं करना चालू करता हूँ तो भगवान अब भी से मेरे को माफ कर देगा। ये सारी बातें अल्कोहलिक एनिमल्स में मैंने सीखी और अप्लाई करता हूँ। रोज तो किसी न किसी का मैं दिल दुखा देता हूँ और रोज मैं सोचता हूँ सुबह उठ के भगवान मुझे ताकत दो कि आज मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं कुछ अच्छा काम करूं। लेकिन मेरी स्लिप हो जाती है तो फिर से मैं नया जीवन शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे भरोसा है मेरे को भगवान पर कि गलती तो हो गई, अब भी गलती हुई और अब भी मैं सुधारता हूँ अपने आप को, तो भगवान फिर से मेरे को आशीर्वाद दे सकता है। तुरंत देता है, इंस्टेंट। इतना फास्ट काम होता है ये आध्यात्मिकता में कि तुरंत अगर मैंने और मैं मेरे जैसे पापी आदमी को भगवान ने माफ कर दिया है और मैं उल्टे सीधे विचार करके जब मैं अपने आप को तकलीफ देता हूँ तो भगवान की नजर में यह बहुत बड़ा क्राइम है। भगवान सोचता है कि यू आर बिकमिंग
मोर स्पिरिचुअल देन गॉड हिमसेल्फ। भगवान से भी ज्यादा तुम स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हो, पछतावा कर रहे हो। पछतावा करते रहना और वही काम करते रहना वो ईश्वर को पसंद नहीं है। कि पछतावा करते रहेंगे तो घड़ी घड़ी स्लिप होते रहेगा मेरा। रोज तो मेरी स्लिप होती है। तो ये सारी बातें दोस्तों अनु भाई ने जो शेयर किया और अपना ये अपना मॉडरेटर साहब ने जो शेयर किया, उसमें ये सारे विचार मेरे दिमाग में आए। तो जो मैं आपको शेयर किया, कोई भी नया आदमी यहाँ बैठा हुआ है या पुराना आदमी, नए पुराने दोनों आदमी की स्लिप होती है। मेरी तो रोज स्लिप होती है, दारू में स्लिप नहीं हो रही है, लेकिन बाकी चीजों में तो स्लिप हो रही है। अभी रही बात रिकॉर्डिंग करने की, तो मैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत मरता हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके लिए मैंने कितना हैरासमेंट किया सत्यन जी को जब वो मॉडरेटर थे। अबे मेरा साल इतना इम्पोर्टेंट मेरा शेयरिंग ये नहीं किया। ऐसा मैं करना नहीं चाहता हूँ, ऐसा मैं मॉडरेटर के साथ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा अहंकार जो है उसकी वजह से मैं अपने आप को काबू में रख नहीं पाता हूँ। फिर मैं भगवान से माफी मांगता हूँ, उस आदमी से माफी मांगता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यार अभी ऐसा नहीं करूंगा मैं। इसी में जिंदगी तमाम हो रही है। रोज सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरह जिंदगी तमाम होती है। सुबह शाम जिस प्रकार होती रहती है, वैसी स्लीप और सोबराइटी दोनों चलते रहती है साथ में, मेरी चल रही है। मैं ये विचार जो अपने एक्सपीरियंस अपने बता रहा हूँ, इसका उद्देश्य एक ही है कि मेरे समान जो लोग आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, उनको ये मैसेज चला जाए कि इतना सीनियर आदमी भी रोज स्लिप होता है और भगवान उसको रोज माफ करता है और नया जिंदगी जीने का ताकत देता है, तो आपको भी देगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड। दोस्तों सब्जेक्ट अपना है फेक इट टिल यू मेक इट। ये जब मेरे से कोई गलती हो जाती है, और जैसा अभी मैंने बताया रिकॉर्डिंग के बारे में, ये जब कोई गलती हो जाती है और मुझे समझ में आ जाता है यार सारा गलती हो गया है, तो अभी इसका रास्ता क्या है, माफी मांगना चाहिए। तो मेरा प्राइड मुझे इजाजत नहीं देता है माफी मांगने का, तो ये स्लोगन मेरे काम में आता है कि मैं माफी मांगने का ढोंग करता हूँ भाई। अभी सब्जेक्ट मिल गया, इसमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। मैं माफी मांगने का पहले ढोंग करता हूँ कि, और अगला आदमी तो माफ कर ही देता है। अगला आदमी को लगता है अरे यार इतना बड़ा आदमी है और इतना अच्छा आदमी है और इतना बड़ा आदमी मेरे से माफी मांग रहा है, तो वो तो माफ कर देता है। लेकिन असली बात मेरे को मालूम रहती है और भगवान को मालूम रहती है। तो मैंने ढोंग किया, फिर मैं भगवान से माफी मांगता हूँ। भगवान मैंने तो माफी मांगा हूँ, लेकिन ढोंग किया है। फेक इट यानी ढोंग करना, नाटक। मेक इट यानी माफी मांगना, और ये फेक इट यानी ढोंग करना। तो भगवान मेरे को ताकत देता है और मुझे ये समझ देता है
कि जब तक तेरे में पवित्र आत्मा आएगी नहीं, तब तक ये ढोंग करते रहे। धीरे 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 तू निरंतर प्रार्थना करते रहेगा, निरंतर माफी मांगते रहेगा, तो तेरे में जब होली स्पिरिट आ जाएगी, पवित्र आत्मा आ जाएगी, फिर तू अंदर से माफी मांग सकेगा। इसीलिए देखो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ गलती हो जाने के बाद में मैं एक बार माफी नहीं मांगता। जब जब मौका मिला तब तब मैं माफी मांग लेता हूँ। वो सब्जेक्ट के रेफरेंस में कुछ आ गया ऐसी बात शेयर करने की, वो मौका मैं छोड़ता नहीं और घड़ी घड़ी माफी मांगते रहता हूँ। तो जो माफ करने वाला आदमी होता है, वो सोचता है अरे यार इसको माफी कर देना अच्छा है, तो साला घड़ी घड़ी माफी मांग मांग के परेशान कर रहा है। जितना उसने अपने को हर्ट करके परेशान नहीं किया, उतना ये घड़ी 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 माफी मांग मांग के मांग मांग के मांग मांग के परेशान हो रहा हूँ। मैं माफ कर दो बाबा इसको। तो ये शुरुआत में तो ढोंग ही करना पड़ता है मुझे, ये मेरा कैरेक्टर है। लेकिन ये मेरा कैरेक्टर है कि भैया माफी मांगने का दिल नहीं करता है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि माफी मांगे सिवा मुझे चारा नहीं है। तो मैं ढोंग करते रहता हूँ, मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चे के साथ, ए मेंबर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ जिनको भी मैंने दुखाया हूँ। और ये ढोंग करते 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 एक दिन वो स्थिति आ जाती है जब अंदर से निकल जाती है, कि अंदर से आदमी माफी मांगता है, तो वहां तक मुझे होली स्पिरिट आने तक मुझे इंतजार करना पड़ता है। ये मैंने इस स्लोगन के अंतर्गत सीखा। फिर उड़ी हुई नम्रता बोलते नहीं, जब मैं माफी मांग रहा हूँ और मेरे दिल के अंदर है यार मैं काय को माफी इससे मांगू, तो ऐसी है, मैं तो इतना बड़ा खुर्रम खां हूँ। तो ये जब मेरा ढोंग जब चलते रहता है, इसको समझो फेंक रहा हूँ, फेंक ढोंग कर रहा हूँ माफी मांगने का। ये भी जरूरी है। शुरुआत में तो मेरा इतनी अच्छी मेरी आत्मा नहीं है, शुरुआत में ही मैं एकदम अंदर से, मेरे अंदर से माफी निकल जाए, ऐसी पर्सनालिटी तो अभी मेरी बनी नहीं है। ये बनी नहीं है, जिस दिन बन जाएगी तो भगवान बोलेंगे अबे क्या कर रहा है धरती पर, तू आजा स्वर्ग में, तेरे जैसे आदमियों की जरूरत है। तो मैं जल्दी से स्वर्ग में भी जाना नहीं चाहता हूँ। अब जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये बात हो गई। तो फेक इट टिल यू मेक इट, ये। और अभी एक उमेश ने बात बताई थी, बाद में मैं भूल जाऊंगा, कि फेक इट टिल, जब तक अंदर से तुम ना माफी मांग सको तब तक फेंकते रहो, ढोंग करते रहो। तो ये अंदर से कब माफी मिलेगी, जब अंदर में पवित्र आत्मा आ जाएगी, जो अभी उमेश जी ने बताया था। ये अल्कोहल जो है वो है डेविल स्पिरिट, शैतानी आत्मा। दारू पीते रहने से डेविल स्पिरिट काम करती है, शैतान काम करते रहता है। और ए में आकर दारू बंद करने के बाद में जब मैं 12 कदमों पर चलता हूँ, 12 कदमों पर चलना है क्या है, ये अभी उमेश जी ने बताया। 12 कदमों पर चलना यानी भैया पैसों की तरफ दौड़ना नहीं है, नंबर 2 के पैसे,
पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। अलगुल अहमद ये नहीं बोलती ज्यादा पैसा कमाना बुरी बात है। हाँ, उल्टे सीधे धंधे नहीं करना है, गैर कानूनी काम नहीं करना है। गैर कानूनी काम से पैसा कमाना नहीं है, ये अलगुल अहमद ये बोलती है। तो ये 12 कदम है कि उमेश की इच्छा थी पहले कि खूब पैसा कमाना है मेरे को, खूब पैसे होना मेरे को, पैसे में मैं खेलूं। ये मैं आने के पहले का विचार था उसका। यहाँ पर आने के बाद में उसने मीटिंग में सुना और बार बार सुनते रहा और उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अपना ईश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। मेरी इच्छा तो है नंबर 2 में पैसे कमाना, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं है तो मैं अब ये काम बंद कर दूंगा। ये तीसरा कदम हो गया। 12 कदम का निचोड़ मैं बता रहा हूँ भाई। दूसरी अरे अब जब नंबर 2 की कमाई होती है या जिसकी नहीं होती है, मेरी तो नंबर 2 की कमाई नहीं थी, लेकिन पैसा ज्यादा आ जाने से मेरी वाइफ भी कमा रही थी, मैं भी कमा रहा था, तो दूसरे औरत का भी मोह मेरे को आने लगा। अलकोरिया एमएस में आने के बाद में 12 कदम पर चलना यानी 1 वुमन मैन बनना है। पर मेरी पत्नी और मैं, दूसरा कोई औरत मेरे जहन में भी नहीं है। ये 12 कदम है। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये सब 12 कदम पे जब मैं चलते रहता हूँ तो ये चलते चलते जब मैं 10वें कदम में आता हूँ तो मुझ में रोज का रोज 1 कदम से लेके 9 कदम तक मैं अपना बचपन से लेके अभी तक की जो भी गंदगी थी वो निकालता हूँ। और 10वें कदम में रोज की रोज जो गंदगी पैदा होती है उसको अपना रोज का रोज निकालता हूँ। 10वें कदम में रोज की रोज गंदगी जब मैं साफ करने लगता हूँ तो भगवान मेरे अंदर में होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का संचार करता है। ये बिग बुक में लिखा हुआ है। 10वां कदम जब हम पढ़ते हैं बिग बुक में तो वहां पर ये लिखा हुआ है। और अपना अल्कोहल एमएस का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम इज बोरोड फ्रॉम मेडिसिन, साइकेट्री और रिलीजन। मतलब ये का प्रोग्राम मेडिकल साइंस से उधार लिया हुआ है, ये का प्रोग्राम मानसिक चिकित्सक से उधार लिया हुआ है, ये का प्रोग्राम विभिन्न धर्मों से उधार लिया हुआ है। और 5वें कदम में जब हम स्टडी करते हैं ये बिग बुक में तो 5वें कदम में ये लिखा हुआ है जो हम हमारे लिए नहीं कर सके वो हमारे धार्मिक विश्वास ने किया। अब एक लाइन ये लिखी हुई है 5वें कदम के अंतर्गत, उस पर मैंने खूब मेडिटेट किया और मैंने ये विचार निकाला कि भैया मैंने अपना धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जिस भी धर्म का हूं मैं, अपना अपना धर्म, हर एक धर्म का एक धर्म ग्रंथ होता है, उसको मैंने पढ़ना चाहिए। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जब मैं अल्कोहल एमएस में आया तो बिग बुक अवेलेबल नहीं थी। वो बम्बई से मंगाना पड़ता था किताबें। उसके पहले जीएसओ बनने के पहले फॉरेन से मंगाना पड़ती थी। मैं जब आया था तो जीएसओ बन चुका था, लेकिन जिसको भी मंगाना है उसको मंगाना पड़ता था।
तो मुझे यानी एक्सीडेंटली ए मेंबर ने नहीं, एक दूसरे नॉन ए ने मेरे को बताया कि भैया बाइबल भी पढ़ो तुम। तो बाइबल पढ़ा मैंने। तो आज मुझे यानी विचार आता है मेरे को भगवान ने किस प्रकार मेरे को मदद किया। उस समय में बिग बुक नहीं थी करके मैंने बिग बुक नहीं पढ़ा। बिग बुक में लिखा हुआ है कि जो हम हमारे लिए नहीं कर सके वो धार्मिक विश्वास ने हमारे लिए किया है। तो मेरा धर्म ग्रंथ भगवान ने पढ़वा लिया मेरे से। मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है वो धर्म ग्रंथ पढ़ना और बिग बुक पढ़ना, ये भगवान करवा लेता है। तो ये जो जुमला था अभी उमेश भाई ने बताया कि अलकोरी आइमस में मैं स्पॉन्सर से बातचीत करते रहता हूँ और वो मुझे ये सुनने को मिलता है कि जो हम हमारे लिए नहीं कर सके वो हमारे धार्मिक विश्वास ने हमारे लिए किया। तो ये कल बातचीत हुई थी तो आज रिपीट कर दिया आप लोगों के सामने भी थोड़ा सा। और अपना नए भाइयों के लिए और मेरे जैसे स्लिप किंग लोगों के लिए एक बात और बता देता हूँ होली की। होली यानी कुरुक्षेत्र है में आ गए हम। मुझे पक्का नहीं मालूम है, थोड़ा डाउट है मेरे को। महाभारत का जो युद्ध हुआ था जिस जगह पर, जिस मैदान में, उसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं ऐसा मुझे लगता है। अगर किसी को मालूम हो तो करेक्ट कर देना मेरे को सही बात क्या है। तो भक्त प्रहलाद जो था, जो अपने माँ बाप की बड़ी सेवा करता था, बहुत प्यार करता था उनको, बहुत आदर करता था, उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए जब निकला हो तो चलते चलते वो कुरुक्षेत्र में आया जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। वहां आने के बाद में उसकी मानसिकता एकदम बिगड़ गई। उसको उसके विचार ये आने लगे कि साले कैसे मेरे माँ बाप पे साले क्या जिंदगी भर इनकी मैं सेवा करते रहूंगा क्या। मेरे को भी शादी करना है, मेरे को सेक्स करना है, ये करना है, वो करना है। ये कहा साले ऐसे पनौती मेरे को मिल गए माँ बाप, ये साला बेकार है इनको। और उनके साथ वो बुरा व्यवहार करने लगा। और जैसा वो कुरुक्षेत्र पार हो गया वैसे उसका विचार बदल गया और वो माँ बाप के अपना पैरों पे गिर गया कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे विचार आए थे और मैंने तुम्हारे साथ में उल्टी सीधी बात करी। ठीक दोस्तों, ये होली का समय जो होता है, होली का पोला का 31 का नाइट जो होता है, ये हमारे कुरुक्षेत्र का समय है। इस समय पे हमारी मानसिकता, जो हमारे दिमाग में दूर दूर तक दारू पीने का जो विचार नहीं था वैसा विचार आ सकता है। इसके लिए हम एक मीटिंग में जुड़े रहें, स्पॉन्सर के साथ बातचीत करते रहें और फेलोशिप में भी लोगों के साथ में बातचीत करते रहें। और ये कुरुक्षेत्र जो है वो हमारे माइंड के अंदर में है। अभी हम लोग तो कोई महाभारत के जगह में जाते नहीं है, हमारा माइंड जो है कुरुक्षेत्र है। वहां पर युद्ध चालू है अपनी मध्य पास का और सोबराइटी का हमारे दिमाग। तो हर रोज हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं और उसमें कुरुक्षेत्र में रहते समय में हमको दारू पीने का विचार आता है और कुरुक्षेत्र हमारे माइंड में ही है। और अगर हम इसको इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमने फेलोशिप में रहना चाहिए। अब मेरे जगह में मीटिंग हो चाहे ना हो, लेकिन टेलीफोन पे तो मैं संबंध में रह सकता हूँ फेलोशिप में स्पॉन्सर के साथ। और कोई से भी प्रॉब्लम हो गया तो ए मेंबर के साथ में चर्चा कर सकता हूँ और वो जो बताए रास्ता उस पर मैं चलूंगा तो एक दिन मैं कुरुक्षेत्र के बाहर निकल जाऊंगा।
और दोस्तों यहाँ से ये काम भी जो है ये मुझे मिल गया अंदाजा कि यार मेरे माइंड के अंदर में कुरुक्षेत्र है जो दारू पीने के विचार मेरे दिमाग में पैदा करता है। और मुझे अब इससे बचना है तो मुझे फेलोशिप में रहना चाहिए, काउंसलर से बातचीत करना चाहिए। क्योंकि मैं एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ऐसी वाली डिग्री है मेरे पास में कि जो आप लोगों को मालूम नहीं होंगी कौन सी डिग्री है। कि मैंने आज तक जितने भी स्कॉलर से बातचीत करा जो सो कॉल्ड बहुत ही लर्नेड आदमी थे, उनको पूछा मतलब आखिरी वाली डिग्री कौन सी है, तो आज तक तो कोई बता नहीं सका है। तो वो डिग्री है मेरे पास। तो मेरे को लगता है यार अभी जब शुरुआत में मैं आया था ये में मेरे को लगा था सब भूखे बंगाली दिख रहे इधर, शेयरिंग कर रहे हैं बेचारे सादी भाषा में अपने, बहुत काम की बातें बोल रहे हैं सिंपल भाषा में। लेकिन मेरे को लग रहा उनकी भाषा से मुझे अंदाज लग रहा था ये सब अनपढ़ों की भर्ती दिख रही है इधर। अब यहाँ पे मेरे जैसे, मैं तो इतना होशियार आदमी हूँ, मेरे को कौन ये अदर पर ज्ञान बांटेगा, मेरे को गाइड कौन कर सकता है, मेरी बात कोई समझ नहीं सकता है। जब समझेगा ही नहीं तो मुझे गाइड क्या करेगा। तो मुझे बताएगा था ये स्लोगन, फेक इट टिल यू मेक इट। भैया तुम को इतना तो तुम मानते हो ना कि अपने माइंड में जो कुरुक्षेत्र चल रहा है, जो मेरे को घड़ी घड़ी दारू के पास लेके जाता है, जो मेरे में नेगेटिव विचार पैदा कर देता है, जिससे मैं अनहैप्पी हो जाता हूँ, इसको निकालने के लिए मुझे फेलोशिप में और स्पॉन्सर के साथ में रहना चाहिए और मीटिंग करना चाहिए। ये तो तुमको मालूम है। तो आप ये काम करो, आपका घमंड जो बोल रहा है यार इन लोग मुझे क्या गाइड करेंगे, तो तुम यू फेक इट, तुम फेलोशिप में रहने का ढोंग करो। और स्पॉन्सर से भी बातचीत करते में तुमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो प्रार्थना करने के बारे में बता देगा, तो भी उससे बात करने का ढोंग करो। वो ढोंग करते 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 बातचीत ऐसी बढ़ेगी आगे कि काम की बात मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो काम की बात जरूर मिल जाएगी। कल मैंने उमेश ने बातचीत किया, बहुत देर तक बातचीत किया और आखिरी में एक ऐसे मोड़ पर आए बातचीत करने के लिए, तो मैंने बोला यार साला ये जो बात हुआ इसको रिकॉर्ड कर लेना था मैंने। तो फिर याद आया उनको, अरे तुम कल शेयरिंग कर दो, बोले सत्यन से मेरा बातचीत हुआ है। तो ये कल की पूरी बात मैं आज इधर रिकॉर्ड करवा दे रहा हूँ उमेश के लिए और सबके लिए, मेरे लिए भी है। क्योंकि अभी जो मैं बोल रहा हूँ बाद में मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। तो ये ढोंग करो, मुझे दिल में नहीं आ रहा तो ऊपर ही ऊपर करो, ऐसा मुझे बताया गया। धीरे धीरे वो दिल से हो जाएगा बात। अब इसमें मैं तुमको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी तक लेक्चर दिया मैं, अभी मैं तुमको एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो ढोंग करते करते रियल में वो काम हो जाता है। जब मैं ज्यादा शराब का आदी मैं बना हुआ नहीं था, लेकिन मेरी मिसेज से बड़ा मेरा झगड़ा हो रहा था। तो मेरा एक दोस्त आया,
वो दारू पीने के लिए आया था मेरे पास। उस समय 10 रुपए में अड्डी मिलती थी, तो मैंने उसको 10 रुपए दिया, मैंने ले 10 रुपए ले ले और तू अड्डी पी ले, और वो अड्डी में पानी भर के ला। उसने, अब उसको पीने को मिला तो क्यों नहीं करेंगे काम, उसने पी लिया और वो अड्डी में पानी भर के लाया, और मेरी मिसेज को मैंने बताया, देख तू मेरा बात नहीं सुन रही ना, आज से मैं दारू पीना चालू कर रहा हूँ। क्या, मैं बोला पानी ले गया एक लोटे में। वो पानी लाने गई तो उसने मैंने गटागट उसको पी गया, वो तो पानी था, गटागट मैंने पानी पी गया। और वो जब आई पानी लेकर तो मैं बोला साली इतने देर से लाई ना, मैं तेरे आने में देर हुआ तो मैंने कोरा दारू पी लिया, अब अंदर में लीवर मेरा खराब होगा तो उसकी जवाबदार तू रही। अब मैं उसको डराने की कोशिश कर रहा था, वो हल ही नहीं रही। फिर मैंने थोड़ा एक्टिंग किया, ढोंग किया, आई फेक्ड इट, कि मैंने ऐसे एक्टिंग करना चालू किया कि बहुत नशा आ गया, तो एकदम घबरा गई। तो मेरे दिमाग में विचार आ गया, यार मैंने पानी पी के जो एक्टिंग किया उसमें इतनी घबरा गई है ये, अगर मैं सचमुच में दारू पी के एक्टिंग करूंगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा, तो बहुत ही घबरा जाएंगी। और दोस्तों दूसरे दिन से मैंने सचमुच में दारू पीकर एक्टिंग करने लगा, और दारू पी के एक्टिंग करते 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 मैं पक्का शराबी बन गया। बाद में मैं उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा था, और रियल में शराबी बन गया मैं, मद्यपान रोग हो गया मेरे को। ये ढोंग करते 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 पक्का शराबी मैं बन गया। यही प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को मैंने पकड़ा। जब मेरी स्टोरी मैंने बताई थी अनिल जी को, ये जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें से उसने रास्ता निकाला। बोले जिस प्रकार तू शराबी नहीं था और ढोंग करते 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 कैसे तूने शराब पिया, वैसी तू ढोंग कर अभी इसका, ये करते करते एक दिन रियलिटी में तू सब कर सकेगा। तो मैंने चालू कर दिया। अब ये एक्टिंग मैंने उसके साथ ही पहला एक्सपेरिमेंट किया, अनिल डी के साथ। मेरा यानी पहले साल में तो बर्थडे में मेरी मिसेज आई नहीं, दूसरे साल में दोस्तों, दूसरे साल में मेरी मिसेज को लाने के लिए मैंने अनिल डी को, घबरा मत, बोले इस बार तेरे मिसेज आएंगी तेरे बर्थडे में और फिर तेरा मिलन हो जाएगा, तो तेरे को घर लेके चले जाएंगे, तो चिंता मत कर। अब जैसे जैसे मेरा बर्थडे का समय आ गया तो अनिल डी में बहुत पहुंचा हुआ आदमी था, उसको लगा साला ये, मैं समझ रहा था मैं उसको बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही इस मामले में बहुत होशियार था। उसने मुझे बोला ठीक है शरीर, अपन जाएंगे, तेरी वाइफ को बर्थडे में बुलाएंगे और वो आएंगी, तेरे को मेडल देंगी, लेकिन समझो तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या करेगा तू। अब मैंने उसको बेवकूफ बनाने के लिए ढोंग किया, झूठ बोला, नाटक किया। मैं बोला अगर वो नहीं आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा ईश्वर की इच्छा है कि मैं अभी ए का काम करूं और इसके तरफ ध्यान नहीं दूं, तो बड़ा खुश हो गया हूं। लेकिन साथ में वो समझ भी गया होगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब मैं समझ रहा था कि मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, तो शुरुआत में बेवकूफ बनाना ही पड़ता है, तो मैंने पहला वार अनिल डी पर ही कर दिया। फिर इस भरोसे पे वो आया, मेरी वाइफ से बातचीत किया और वैसे ही हुआ जैसा उसने पूछा था, कि मेरी वाइफ टोकन दे दी और उसको बोली अनिल डी को, आपने बोला था टोकन दो तो मैंने दे दी, अब तुम लोग तो सब इसकी तारीफ कर रहे हो कि संत बन गया है, अभी भगवान भी आके बोलेगा कि ये संत बन गया है, तो मैं तो भैया अपना मैं तो विश्वास नहीं करूंगी इसके ऊपर, मैं तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती।
चली गई। अब अनिल जी बोला आप क्या करेंगे? बोला आप कुछ नहीं करेंगे। तो अभी बोला चलो अपन गोलिया में जाके एक ग्रुप खोलेंगे। ये भी मैं नाटक कर रहा था, ढोंग कर रहा था, उसको बेवकूफ बना रहा था, ताकि अनिल जी को ये समझ में आ जाए यार इसने जो बोला था वादा पूरा कर रहा है। लेकिन मेरे अंदर से बात नहीं थी। लेकिन आज जो मैं टोल स्टेपिंग करता हूँ वो अंदर से करता हूँ। उस समय अगर मैं ढोंग नहीं किया रहता, इफ आई डिड नॉट फेक इट, उस समय अगर मैं ढोंग नहीं किया रहता तो आज मैं इतने अच्छे से टोल स्टेपिंग नहीं कर सकता था। अभी मेरा टोल स्टेपिंग अनूप भैया को मालूम है, अनूप के साथ मैं किस प्रकार से मैं पेश आता हूँ। अनूप भैया को मैंने बोला था कि भाई तुम यार तुम तो खुद ही दारू बंद कर देते हो, खुद ही चालू कर देते हो, 1 महीना सेंटर में रह गए तुम, अब काफी है अभी तुमको, अब तुम बाहर आके अपनी सोबराइटी को मेंटेन करो। और उसने सुनी बात और अभी मेंटेन कर रहा है। अभी तक मैंने एक बार पिछले महीने में एक बार फोन आया था उनका, बाद में फोन नहीं आया तो मैं समझा कि कहीं सेंटर वेंटर में तो भर्ती नहीं हो गया, ऐसा मैं समझ रहा था। लेकिन आज उनको मीटिंग में देखकर मेरे को लगा कि वो कोशिश कर रहा है। तो ये जो अभी दिल से जो टोल स्टेपिंग होती है मेरी, ये शुरुआत में आई फेक्ड इट, ये मैंने ढोंग किया था, नाटक किया था अनिल जी के साथ। तो अपना गोंदिया में एक दोस्त था मेरा प्रकाश जी, अभी वो करीब 20-22 साल से सोबर है। वो जलगांव में मैंने अनिल जी को बोला कि भाई अपना चलो गोंदिया जाएंगे, वहां मेरा एक दोस्त है, उसको सोबर करेंगे और फिर वहां पे उसके जरिए ग्रुप खुल जाएगा। उस समय पे मुझे समझता नहीं था ये जो भाई अपन किसी को सोबर कर नहीं सकते हैं, अपन गोबर अपन ग्रुप खोल नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसी मेरे मुंह से निकल गई, ये सब फेंक रहा था मैं, ये सब ढोंग कर रहा था, नाटक कर रहा था, अनिल जी को इम्प्रेस करने के लिए बातें कर रहा था मैं। लेकिन ये करते करते फिर अनिल जी हम लोग पहुंचे और नागपुर से अनिल जी ने अनाउंसमेंट किया तो 20-25 लोग हमारे साथ में आ गए। और वो अपना ये प्रकाश को मैसेज दे दिए, वहां पे पीआई मीटिंग वगैरह हो गई। उस समय वो पी रहा था दारू, उसको साथ में लेके चले गए जलगांव, फिर जलगांव में सोबर हो गया वो। ये सब नाटक करते 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 मैं अंदर से काम उसको मदद करने लगा प्रकाश पी को। शुरुआत में अनिल जी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था, बाद में अंदर से मैंने किया, अंदर से बात पैदा हो गई। तो फेक इट टिल यू मेक इट, शुरुआत में नाटक करना ही पड़ता है, अभी मुझे नाटक करना नहीं पड़ता है। अभी तो मेरे को काफी एक्सपीरियंस आ गया है, लेकिन शुरुआत में नाटक मुझे करना पड़ा था। तो नाटक करते करते यहाँ तक मैं पहुंच गया। और दोस्तों वो सोबर हो गया प्रकाश भी, और गोंदिया में ग्रुप चालू हो गया और फर्स्ट क्लास ग्रुप चल रहे, वहां इंटर ग्रुप भी बन गया। तो ये सब ये जो काम हो गए, ये महज एक नाटक था, ढोंग था, ऐसा कुछ करने का मेरे को अंदर से विचार नहीं था। लेकिन फिर बाद में मेरा नागपुर ट्रांसफर हो गया, मैं घड़ी घड़ी गोंदिया जाने लगा और बहुत बढ़िया वहां पे काम हो गया। दोस्तों दूसरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये मेरे बर्थडे में मेरी वाइफ जो आई थी, उसके पहले बर्थडे मेरा दिसंबर महीने में था। सितंबर महीने में मैं और अनिल जी नागपुर आए थे और वो 3 महीना पहले उससे बातचीत करने के लिए गए थे। तो जब अनिल जी आया तो पहले हम गए फादर पिंटो के पास में, तो फादर टोनी के पास।
जैसे फादर टोनी के ऑफिस में गए, अनिल डे को देख के वो फादर टोनी उठ के खड़ा हो गया। देखो कैसी इंप्रेसिव पर्सनालिटी थी। अब फादर टोनी जो थे वो भी शराबी थे, वो भी दारू पीते थे। उनको उनको सोब्राइटी हासिल कराने में अनिल डी का हाथ था, तो बराबर तो उसका रिस्पेक्ट करेंगे आप। अनिल डी देख के उसको खड़ा हो गया। अनिल डी को देख के वो फादर खड़ा हो गया। जब मैंने इतना रिस्पेक्ट देखा अनिल डी का, तो मैं समझा यार अपना काम जम जाएगा। फिर वहां पे एक एलान मेंबर को ही बुला लिए, अपना जॉय लोबो, और एक सीनियर मेंबर विनय पी, पहला नंबर सेकंड आदमी है वो यहाँ का सोब्राइटी है, उसकी वाइफ को बुला लिए। और लेकिन जलगांव से निकलते समय अनिल डी ने बोला अपन बात करने तो जा रहे हैं। तो मैं बहुत गुस्सेल था पहले, अभी मैं बहुत ठंडा हो गया। अभी मैं क्या है, खोबरे के समान हो गया। और जब से उमेश आया है ए में, तब से तो मैं बिल्कुल नम्र आदमी हो गया। इधर खोबरे के समान हो गया हूँ, ऊपर से कड़क, अंदर से एकदम नरम। तो अनिल डी मेरे को बोला था यार तू एकदम गुस्से में आ जाता है, अब मैं तेरे बारे में तारीफ करूंगा तेरी वाइफ के पास में, और तू भैया वहां जाने के बारे में अगर तू गुस्से में आके कुछ वाइफ को झगड़ा कर देगा या मार देगा, तो पूरा साला इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ये का नाम खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला भैया आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो कुछ भी हरकतें मैं यहाँ जलगांव में कर रहा हूँ वो मैं मेरी वाइफ के सामने करने वाला नहीं हूँ, नहीं करूंगा, आप इत्मीनान रखें। अभी वहां पर मैं क्या कर रहा था, वहां पर एक मेंबर था, उसको मैंने ईमेल आया था, फॉलो अप दे रहा था। तो मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ में वहां पर था। अब मेरे छोटे भाई ने एक दिन उसको मार दिया पकड़ के, मेंबर को। तो मैं अनिल डी पर चढ़ गया, मेरा तो माइकल को समझा देना कि दोबारा मेरे आदमी के ऊपर हाथ नहीं लगाना। तो उसने बोला ठीक है। और 2-4 दिन के बाद में मैंने मार दिया उस आदमी को, जिस आदमी के लिए मैंने मना किया था। मैं सड़क गया, वो आदमी को मैं मार दिया, अभी दौड़ा दौड़ा के उसको मारा। तो ये कैरेक्टर जो था वो अनिल जी ने देखा था, इसीलिए डर रहा था वो, यार तेरे साथ मैं आऊंगा तो, लेकिन तेरा दिमाग ऐसा गर्म रहता है, वहां पे आके तूने कुछ गड़बड़ कर दिया तो कैसा क्या होगा। मैं बोला नहीं वाशन मैं नहीं करूंगा। और हम लोग नागपुर में आए, और जब मेरी वाइफ से मिलने के लिए गए, तो मैं, अनिल डी, एलालॉन मेंबर और फादर टूनी, ये सब मिलने को गए। तो मेरी वाइफ अंदर थी, तो आने की थी वो, ये सब बैठे हुए थे। अनिल डी खड़ा था, मेरे को बोला तू भी खड़े हो जा, बोला तो मैं खड़े नहीं होता। तो अनिल डी वहीं से डरना चालू कर दिया। फिर वो आई, तो आके बराबर क्या करी उसने, सामने एक चप्पल पड़ी थी, चप्पल उठाई और चप्पल लाके मेरे को मारने के लिए क्या बोली कि सारे आदमी ने ऐसा तंग किया, बोले मेरे को ऐसा लगता है कि चप्पल ही चप्पल मारूं, बोले। तो मैंने गर्दन झुका दिया उसके पास में, मतलब मार लो बाबा, मैंने बहुत मारा हूं आपको, अभी मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, और मैं इसी लायक हूँ जूते चप्पल खाने के लिए, मार दो। अरे ये नाटक देख के ऐसा इम्प्रेस हो गया अनिल जी, क्या बताऊं। अब ये नाटक था, अंदर मेरे क्या चल रहा था तो शायरी एक बार तो आ, फिर मैं बता रहा था जूते चप्पल क्या होते। लेकिन शुरुआत में ये नाटक करने के लिए बहुत ताकत चाहिए मेरे जैसे आदमी को। ये ऐसा नाटक करने के लिए बहुत बड़ा ताकत चाहिए। उठे छूटे मैं मेरी वाइफ को मारता था, मेरे ऑफिस में मैं 2-3 जन को मार दिया, मेरे भाई लोगों को मारता था, और अब वाइफ चप्पल उठा रही तो मैंने गर्दन झुका दिया। दोस्तों ये मतलब है फेक इट टिल यू मेक इट। अब वो समय पे जो मैं ढोंग किया था, वो ढोंग अभी मेरे काम में आ रहा है।
अभी भी मेरी वाइफ का टेम्परामेंट वैसे ही है, बात बात पे चक्कू उठा लेती, मतलब बात बात पे चक्कू ऐसे घड़ी घड़ी नहीं उठाती है। अभी अभी भी मैंने ये गप मार दिया, एक बार उठाई थी चक्कू उसने, वो किचन में कुछ काम कर रही थी और मैंने कुछ उसका जाके उसका दिमाग खराब कर दिया। मेरे में लौंडेबाजी बहुत है? तो मैं उसका दिमाग खराब कर दिया, और रोटी बनाने वाले दिमाग खराब हो, वो भी टेंशन में थी, उसने सामने चक्कू पकड़ा था सब्जी काटने का, वो उठा ली, सारे भूखी डालूंगे बोले थे। तो वो जो मैंने 93 में जो मैंने ढोंग किया था, उसने चप्पल उठाई थी, और वो जो ढोंग किया था, और वो ढोंग करते 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 अब मेरी पर्सनालिटी ऐसी बन गई है कि मैंने अभी फिर कुछ बोला नहीं उसको, और मैं अंदर चला गया, लाइब्रेरी के अंदर गया, वहां मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में वापस आया मैं, और मेरी वाइफ को बोला, जानी ये चाकू है, हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है। ऐसा मैंने, ये दिल से निकली कि ये ढोंग नहीं था। करते 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 ढोंग करते 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 अब मेरी पर्सनालिटी ऐसी बन गई। इस पर्सनालिटी, ये ढोंग करते करते हमको 60 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जो कुछ भी नम्रता मुझे पैदा करनी है, तो अल्कोहल का जो टीचिंग है वो ये पूरे विचारों से शुरू होता है। भाई आजकल मेरी वाइफ हो, चाहे कोई ए मेंबर हो, या कोई और भी आदमी हो, तो कुछ ऐसा व्यवहार वो करते हैं जिसकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है। उस समय पर मुझे नम्रता पैदा करनी पड़ती है अपनी चित्त शांति को संभालने के लिए। तो 60 स्टेज में कौन सी 7 स्टेज है? पहली स्टेज है मेरा विचार। जो आदमी मुझे तकलीफ दे रहा है, उस आदमी के बारे में मैंने अच्छा विचार करना चाहिए। अच्छा विचार यानी क्या है? ये आदमी जो कुछ भी मुझे तकलीफ दे रहा है, ये आदमी बीमार है। ये भी बिग बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि कोई आदमी से तुमको तकलीफ दे रहा है, वो आदमी बीमार है ऐसा सोचो और उसके लिए प्रार्थना करो। वो आदमी बीमार है, पहला स्टेज है। अब शुरुआत के दिनों में तो मैं ढोंग करता था, अब ढोंग नहीं कर सकता। अब अंदर से आना चाहिए, मुझे रात को चैन की नींद आना चाहिए, और दिन भर मैंने खुश रहना चाहिए। तो अब ये ढोंग नहीं कर सकता, ढोंग करने में काफी समय चला जाता है। तो अब डायरेक्ट ये काम करना पड़ा, तो उस आदमी के बारे में विचार बदल देता हूँ। पहला जगह है ये विचार बदलना, थॉट्स। जिस प्रकार का मैं विचार करता हूँ, उसी प्रकार की मुझ में फीलिंग आ जाती है। अरे यार मेरी वाइफ बीमार है, दारू पी के मैंने वोट मारा इसको, इसकी वजह से इसके दिमाग पे असर हो गया है, ये पागल हो गई है, इसको पागल करने में मेरा हाथ है। ऐसा सोचने से मुझे उसके ऊपर में दया आती है, मैंने फीलिंग चेंज हो जाती है। और जैसी मेरी फीलिंग चेंज हो जाती है, तो वैसी मेरी एक्शन होने लगती है। मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चालू कर देता हूँ। उसको क्या पसंद है, मछली पसंद है तो मछली ला के देता हूँ, कुछ पैसे दे देता हूँ। तो छोटी मोटी बातों में फुसल जाती है। और जैसी मेरी एक्शन हो जाती है, वैसी मेरा एटीट्यूड हो जाता है, नजरिया ऐसा हो जाता है। नजरिया क्या हो जाता है? ये बीमार भाई है, ये ऐसी करने वाली है, इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये एटीट्यूड मेरा हो जाता है। और जैसा मेरा एटीट्यूड हो जाता है, उसी प्रकार मेरी हैबिट बन जाती है। हैबिट को ही संस्कार बोलते हैं। जैसा
दारू पीने का मैंने ढोंग किया था, और वो जो हैबिट मेरी बन गई थी, वो मेरा संस्कार हो गया था, दारू पीने का संस्कार। उसी प्रकार ये अभी मेरी जो हैबिट हो गई कि मेरी वाइफ कभी भी तकलीफ देती है या कोई भी आदमी मुझे तकलीफ देता है तो मैं उसके बारे में अपना एटीट्यूड बदल देता हूँ, और वैसी मेरी हैबिट हो जाती है। और जैसी मेरी हैबिट हो जाती है वैसी मेरी पर्सनालिटी हो जाती है। पहले मेरी पर्सनालिटी कैसी थी? ढोंग करने की। अब रियलिटी पैदा हो गई है, अब अंदर से बात आ जाती है, और जैसी मेरी पर्सनालिटी बन जाती है वैसी ही मेरा मेरी डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी यानी किस्मत। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने ये सीखा है कि आपको जैसी किस्मत बनाना है तो ये 7 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने बुरे विचार कर करके मेरी पर्सनालिटी मैंने बड़ी गलत बना ली थी। दारू में वजह से बीवी चली गई थी, नौकरी पानी भी मेरा जाने वाला था। ऐसी मेरी तकदीर, मेरी जो अच्छी तकदीर थी, मैंने वो खराब तकदीर बना दिया था। अब ए में आने के बाद सब कुछ चला गया था, मेरी नौकरी भी जाने वाली थी, वाइफ भी चली गई थी। ए में आने के बाद में मैंने जो प्रैक्टिस करना चालू किया तो बिगड़ी हुई तकदीर मेरी फिर अच्छी तकदीर बन गई। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद तकदीर बनाना मेरे हाथ में है, और वो तकदीर बनाने के लिए शुरुआत में ढोंग करना पड़ता है, बाद में मेरी तकदीर बन जाती है। अभी दोस्तों आखिरी में एक अनुभव बता के मैं खत्म करता हूँ। नए भाइयों के लिए, स्लीप मेंबर्स के लिए, और पुराने लोगों के लिए भी, जैसे मेरे पुराने जैसे लोग हैं उनकी भी स्पिरिचुअलिटी में स्लिप होती है। कभी मैं कुछ अत्याचार कर देता हूँ। तो ये जो 7 स्टेजेस है, पहला है थॉट, फिर है फीलिंग, फिर है एक्शन, चौथा है एटीट्यूड, पांचवा हैबिट, छठवा पर्सनालिटी, और सातवां है डेस्टिनी यानी किस्मत। मतलब किस्मत बनाना अपने हाथ में है, ये एक बड़ा भारी मंत्र हमारे हाथ में लग गया है। अभी एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि एक सत्यन भाई पहचानते हैं, एक अजय एस नाम का एक आदमी यूएसए से ज्वाइन होता था अपने होप ग्रुप में। मैं उसको बहुत भाव देता था और गाना भी उससे मैं गवाता था। उसकी डेथ हो गई अभी 1 महीना पहले, या 1 महीना होने के ही 3 हफ्ते हो गए शायद। यूएसए में उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ ऐसी हो गई कि भाई जब 16 साल से उम्र था वो, और उसके बाद में उसको यूएसए में जॉब मिला, वहां काम करने के लिए गया वो। तो जैसे प्लेन में शराब सर्व की गई तो वहां पे उसने पीना चालू कर दिया, और वहां जाकर पीना चालू हो गया और कंटिन्यूस पीता रहा। लेकिन बहुत ही शातिर शराबी था वो। उसने ये डिसाइड कर लिया था पीने के बाद में कि भैया मैं तो पीते रहूंगा, लेकिन पीते पीते जब उसकी तबीयत खराब हो जाती थी तब वो दारू बंद कर देता और खाना चालू करना चालू कर देता है। हेल्थ अच्छी बना लेता था और फिर पीता था। तो उसके दिलो दिमाग में ये बात घुस गई कि मैं तो यार कभी भी दारू बंद कर सकता हूँ और कभी भी दारू मैं चालू कर सकता हूँ। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं पी लूंगा, तबीयत खराब होगी तो मैं तबीयत को ठीक करने के लिए फिर बंद कर दूंगा, अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं पी लूंगा। उसकी ये सब बातें अभी 2-3 दिन पहले उसकी वाइफ का फोन आया था मेरे को, उसने ये बात मुझे बताई, और ये बात मुझे भी मालूम थी। बोले जब भी मैं वहां जाती थी उसको पता चला कि मैं यूएसए आने वाली हूँ, उसके दोस्तों ने बताया वहां पे, वो बोलता था अरे मेरी वाइफ आने वाली है, अब मेरे को पीना बंद करना पड़ेगा और मेरा वजन बढ़ाना पड़ेगा, मेरा वजन घट जाएगा तो वो समझ जाएंगी कि मैं पी रहा हूँ। तो उसके आने के समय में वो बंद कर देता था, और जैसी वाइफ चली जाती थी यूएसए से इंडिया, वैसे वो पीना चालू कर देता था।
तो ये जो था, he was faking not till he could make it. वो सिर्फ इसको रियलिटी में बदलना नहीं चाहता था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि जब मैं चाहूंगा तब मैं पी लूंगा और जब मैं चाहूंगा तब मैं बंद कर दूंगा। ये करते करते अभी उसकी जब स्लीप हो गई तो उसने मुझे बताया था, और अभी 3 महीना पहले वो बॉम्बे आया था, तो मैंने उसको बोला था, यार तेरे से दारू बंद नहीं हो रही है, इसलिए तू 1 महीने के लिए नागपुर आ जा, मैं तेरे को 2000 रुपये में एक डीएडिक्शन सेंटर में भर्ती कर देता हूँ, बाद में तू सोब्राइटी को मेंटेन कर लेना। अभी डीएडिक्शन सेंटर जो है वो आईसीयू वार्ड है और ए जो है वो जनरल वार्ड है। अभी जब कोई पेशेंट होता है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल रहती है तो उसको आईसीयू वार्ड में डाल देते हैं, और जब वो नॉर्मल हो स्टेबल हो जाता है फिर उसको जनरल वार्ड में डालते हैं। इसलिए जिस आदमी की दारू बंद होती नहीं है उसको 1 महीने के लिए सेंटर में डाल दिया जाए, और जब वो नॉर्मल हो जाता है फिर एक मीटिंग अटेंड करके अपनी सोब्राइटी अटेंड कर सकता है। ये सजेशन मैंने उसको दिया था। तो उसने बोला, हाँ अभी मैं दांत का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो होने के बाद मैं बताऊंगा। और उसने मुझे बताया नहीं, और दांत का ट्रीटमेंट होने के बाद सीधा यूएसए जाके वहां से फोन किया। मतलब वो सेंटर में भर्ती होना नहीं चाहता था और दारू भी बंद करना नहीं चाहता था। देखो दोस्तों, ऐसी खतरनाक बीमारी है। और मरने के 1 हफ्ता पहले मेरे बातचीत हुई उससे। बोला कैसा क्या चल रहा, तो उसने बोला ठीक ठाक चल रहा है। बोला शराब, बोले बंद है क्या, लेकिन उसके मरने के बाद पता चला कि शराब चालू थी, और शराब पीते पीते ये हालत हो गई कि उसको काली वाली उल्टी हुई। पहले उसके दोस्तों ने बताया काली उल्टी हुई, उसके बाद में ब्लड की उल्टी हुई, और उसके बाद में उसका डेथ हो गया। तो ढोंग ऐसा लंबा भी नहीं करना चाहिए, फेक इट टिल यू मेक इट, कि भैया सोब्राइटी का जो ढोंग है इतना लंबा नहीं करना चाहिए, उसमें जान का खतरा हो सकता है। दोस्तों, हाँ हाँ ये सोब्राइटी का जो ढोंग है वो चलता नहीं है, थोड़े दिन तक चलता है, लेकिन सोब्राइटी का ढोंग करते 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 सचमुच में आदमी दारू बंद नहीं करता है, उसकी जान चली जाती है। तो ये जो स्लोगन है ये मैंने दारू शराबी बनने के लिए मैंने यूज किया था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, उसने मुझे एम लेके आया, और इस स्लोगन के द्वारा मैंने दारू से निकल गया, और 12 कदम और भगवान भगवान करने में इस स्लोगन का मैंने उपयोग किया। बहुत सारे ढोंग जो किए मैंने वो आपके सामने मैंने शेयर किया, लेकिन ये ढोंग मैं कर नहीं सका कि भाई मैं दारू दिखाने के लिए बंद कर दूं। जैसे अजय बेचारा मर गया, अजय एस, वो अपनी वाइफ के लिए बंद कर देता था, और जब उसकी हेल्थ खराब होती थी तब बंद कर देता था, फिर चालू कर देता था। तो अंदर में सब उसके ऑर्गन हो गए खराब, क्या, और बाद में चांस ही मिला नहीं उसको बचने का, कि उस समय हॉस्पिटल में ले जाते मर गया। तो आखिरी में यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जो भी भाई लोग आज मीटिंग्स में हैं वो लोग अपना ये स्लोगन का उपयोग करें और झूठी नम्रता पैदा करें और शराब बंद कर दें, ताकि जिस प्रकार से अजय एस की मौत हो गई यूएसए में, ऐसी खतरनाक दुख हम अपने परिवार के लोगों को, माँ बाप को, वाइफ को, बच्चों को और हमारे चाहने वालों को ये दुख ना दें हम। इसके लिए ये ढोंग मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा, और यहाँ से ढोंग करना शुरू करना पड़ेगा 12 कदम पे चलने का। ये चलते चलते जब मेरे में पवित्र आत्मा आ जाएगी तो सचमुच में मैं अंदर से सब काम कर सकूंगा और सुखी और समाधान जिंदगी जी सकूंगा। थैंक यू।